हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की फर्स्ट क्लास के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर अपन फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आते हैं अपन फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 में, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आरबीएससी के अकॉर्डिंग इससे दो आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक आएगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और एक आएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। वैसे भी अगर बात की जाए कि न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं, तो बेसिकली न्यूमेरिकल एक तो यहाँ से मिलेगा, एक छोटा न्यूमेरिकल यहाँ से मिलेगा, और एक मिलेगा अपने को जो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर आता है, प्रकाशिकी वाला जो चैप्टर आता है। तो चलो सबसे पहले अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं और लगभग 1 घंटे के अंदर अपन पूरा चैप्टर विद न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। देखो, तो आता है अपना पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? बोले तो विद्युत धारा। ये सपोज करो अपने पास एक वायर है, ये एक अपने पास तार है। इसको जैसे ही मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा, तो बैटरी से कनेक्ट करते ही करंट फ्लो होगा। कौन सी डायरेक्शन में? करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, इधर जाएगी विद्युत धारा। तो फिर इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इसके बिल्कुल उल्टे, अपोजिट। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि जब वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? इसका मतलब मैंने कहा चार्ज पर यूनिट टाइम, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की धारा होती है। बात खत्म हो गया। Q अपॉन टी, Q अपॉन टी का मतलब क्या हुआ? चार्ज पर यूनिट सेकंड या पर यूनिट टाइम, दोनों ही सही है। और आगे बढ़े, ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर या वेक्टर? तो करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती सर, वो रही प्लस से माइनस, नहीं, वो एंगल पे डिपेंड नहीं करती। इस वजह से अपन इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, बोले तो अदिश राशि। और आगे बढ़े, इसकी यूनिट, इसका मात्रक क्या होता है? तो देखो, आवेश के अपॉन में अगर मैं टाइम लगा देता हूं, इसका मतलब चार्ज की वजह से कुलाम और टाइम की वजह से सेकंड, कुलाम पर सेकंड। और कुलाम पर सेकंड को क्या कहते हैं? एम्पियर। एनसीईआरटी इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार देती है कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन, परिभाषा बताइए। 1 वोल्ट की डेफिनेशन, परिभाषा बताइए। 1 ओम की डेफिनेशन, परिभाषा बताइए। और 1 जो रो होता है रजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध, उसकी भी डेफिनेशन। तो देखो, फर्स्ट डेफिनेशन आ गई अपने पास। अभी मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सबसे पहले मैंने कहा कि अगर Q की वैल्यू हो 1, हो गया, टाइम T की भी वैल्यू हो 1, तो फिर I कितना होगा? 1 अपॉन 1, का मतलब 1 एम्पियर। तो मैंने क्या कहा? अगर किसी सर्किट में, अगर किसी परिपथ में 1 कूलम 1 सेकंड तक फ्लो करे, तो वहां पे जो करंट होगा उसको बोलते हैं 1 एम्पियर। बात खत्म। और आगे बढ़े, करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या था? इसका दो ही न्यूमेरिकल बनते हैं। करंट का बेसिक फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। पहला हो सकता है अगला मेरे को कह दे कि किसी जगह पे चार्ज, आवेश की वैल्यू कितनी है? 5 कूलम, और वो कितनी देर तक फ्लो कर रहा था? वो कर रहा था 2 सेकंड तक। बताइए कितना करंट बनेगा? सिंपल, I इज इक्वल टू होता था Q अपॉन टी। अगर वो मेरे को आवेश, बोले तो चार्ज और टाइम दोनों दे रहा हो, तो 5/2 करो, और ये आ गया 2.5 सेकेंड। हो सकता है कि वो मेरे से क्यों पूछ ले यहां से, जैसा कि इस बार अर्धवार्षिक में आया था, हाफ ईयरली में आया था। तो अगर मेरे को क्यू चाहिए तो आई को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल। तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया? आई मल्टीप्लाइड बाई टी। आई की वैल्यू कितनी? वही सेम, वापस से एक नया क्वेश्चन बना लेता हूं। मानो मैंने कहा किसी वायर के अंदर जो करंट जा रहा था, वो करंट जा रहा था 10 एम्पियर, और कितनी देर तक चला? वो चला मान लो 5 मिनट, सेकंड नहीं मिनट लिख दिया मैंने, कोई इशू नहीं है। करंट कितना है? करंट है 10। कितने टाइम तक? 5, लेकिन 5 तो मिनट है। और अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि अपने को ये वाला सिस्टम फॉलो करना होता है किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर। जब ये परेशानी आती है कि सर यूनिट कौन सी तो काम में ले और कौन सी यूनिट, बोले तो मात्रक चेंज करने हैं,
इन तीनों को कभी चेंज नहीं करना, और इनके अलावा जो भी वैल्यू आती है उनको सबको चेंज करना होता है। M4 मीटर, अगर मीटर हो तो चेंज नहीं करना। K4 किलोग्राम, किलोग्राम को भी चेंज नहीं करना। और S4 सेकंड, सेकंड को भी चेंज नहीं करना। इसके अलावा कुछ भी हो इनके अंदर लाके उसको छोड़ देना है। फिलहाल अपने पास है मिनट, तो फिर मिनट को मैं किस में चेंज करूंगा? सेकंड में। 1 मिनट की जगह कितना लिख सकता हूं मैं? 60 सेकंड। आ गए आंसर। 5 × 6 30, और 2 जीरो और बच गए, 3000। यही है कूलाम। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले मैंने कहा था विद्युत धारा किसे कहते हैं? एकांक समय में प्रवाहित आवेश, या मैं ये कह दूं कि इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं? चार्ज पर यूनिट टाइम। उसके बाद मैंने कहा था इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट मात्रक कूलाम पर सेकंड, मतलब एम्पियर। दो न्यूमेरिकल बनते हैं, एक बनता है Q/T, मेरे को Q और T दोनों देगा, और एक I और T यहां से Q बना लेता है। फिर आता है इसके जस्ट आगे, इसके आगे बढ़े अपन तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना विद्युत विभव, बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ये मान लो कोई एक ऐसी जगह थी जहां पे कोई इंसान रहता था, तो ये अपने चारों तरफ क्या बना लेगा? अपने घर की बाउंड्री बना लेगा, ठीक है। अब अपन ने क्या किया? दूसरे इंसान को कहां से? इन्फिनाइट से यहां लाके बसाया। कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या लेना देना है, साइड में दूसरे घर तो बनेंगे। लेकिन अगर मैं इस वाले इंसान को इसके घर के अंदर लेके आऊं तो क्या होगा? तो ये इसके धक्का मुक्की करेगा, ये कहेगा कि भाई मेरी बाउंड्री से बाहर निकल। और अगर अभी भी मैं चाहूं कि नहीं मैं तो यहाँ पे इसको लेके आऊंगा, तो बाहर से मेरे को क्या करना पड़ेगा? अलग से और फोर्स लगाना पड़ेगा, और ज्यादा धक्का लगाना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा धक्का लगा दूंगा तो ये अंदर घुस जाएगा। हमने भी यही पढ़ा, हमने कहा कि अपने पास यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश है, कोई टेस्ट चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज है, मतलब एक ऐसा आवेश जिसके बारे में अपने को पढ़ाई करनी है, परीक्षण आवेश। इस परीक्षण आवेश को कहां से? इन्फिनाइट से कहां लेके जाऊं? विद्युत क्षेत्र के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड। तो मेरे को जितना वर्क करना पड़ेगा ना, उसी वर्क को क्या कहते हैं? विभव। इसका मतलब इसकी कितनी वैल्यू होती है? करना क्या पड़ा? वर्क। किसके ऊपर? इस पे या उस पे? ये तो अपनी जगह पहले से पढ़ा था, लाया तो उसको। इसका मतलब स्मॉल क्यू पे करना पड़ा, तो W/Q। यही है विभव। एक बार फिर से सुन लो, चाहे दोनों लैंग्वेज में बता देता हूं। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य। द वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आया हूं, तो जितना मैंने वर्क किया उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। कई बार बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, गलती से यहां लिख देते हैं स्मॉल क्यू, और फिर फॉर्मूले में वही रिपीट मार देते हैं। नहीं, यहां आपने जो भी लिखा जरूरी नहीं है स्मॉल कैपिटल ही हो सकता है मैं यहां Q1 लिख दूं। तो यहां जो भी लिखा मैंने, अभी मैं ये ले लेता हूं, तो फिर मैं यहां ये लिखूंगा। समझ गए? इसका मतलब यहां कौन सा Q आया, वो यहां वाला नहीं आएगा, वहां वाला आएगा। कुछ भी लिख दो स्मॉल कैपिटल, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वही काम, इसका यूनिट बताओ, इसका मात्रक बताओ। क्योंकि कार्य है, कार्य का मतलब जूल, और अपॉन में क्या है? आवेश, आवेश का मतलब चार्ज, ठीक है। तो वर्क अपॉन चार्ज, और जूल पर कूलाम आ जाएगा, ठीक है। जूल पर कूलाम को ही क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो फिर एक क्वेश्चन फिर नया वाला बन गया। क्या बन गया? 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है बताइए? सेम, V = W/Q। मैंने कहा कि अगर W और Q, W बोले तो वर्क और Q बोले तो चार्ज, आवेश, दोनों एक एक हों, तो फिर V कितना बनेगा? तो फिर V बनेगा 1/1 1। तो मैंने बोल दिया अगर 1 कूलाम आवेश, चार्ज को लाने के लिए 1 जूल वर्क किया जाए, तो इसी जगह पे जो विभव वोल्टेज बनेगा वो 1 वोल्ट होगा। सिंपल। और आगे बढ़े।
जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने करंट, इसको मेजर करने के लिए, इसको मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, और उस उपकरण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एमीटर। और ये हमेशा किसी सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज बोले तो श्रेणी क्रम। और फिर आया था अपने पास वोल्टेज, विभव। विभव को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है? पैरेलल। पैरेलल बोले तो समांतर क्रम में। ठीक है यहां तक का। नेक्स्ट, V और I का आपस में रिलेशन बनाने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ओम। तो नया एक रूल बना, ओम्स लॉ, ओम का नियम। ये क्या कहता था? ये कहता था कि किसी भी जगह पे V जो है वो I के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन भी डाली उन्होंने कि कुछ चीजें हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसे टेम्परेचर, ताप, जैसे प्रेशर, दाब, ये रहने चाहिए हमेशा सेम, कांस्टेंट। अगर ये सेम रहेंगे तो उसके बाद में V हमेशा I के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। और V और I का मतलब क्या होता है ये आपको पता है। V का मतलब होता था विभवांतर, और I का मतलब होता था करंट, धारा। विभवांतर को इंग्लिश में क्या कहते थे हम? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और आगे बढ़े। अगर V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब यहाँ का साइन, चिन्ह भी हटेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? R। और R की वैल्यू कितनी होती है? V/I। होता क्या है R? R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध। ये लो, ये अपने पास V, I और R तीनों कंप्लीट हो गए। अगर कोई कहे कि R की डेफिनेशन बताओ, R होता क्या है, तो देखो, एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इस तरह की डिवाइस होती है जिसके ऊपर R लिखा रहता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जैसे ही करंट आएगा, जैसे ही किसी जगह पे धारा बहेगी, करंट फ्लो होगा, तो ये उसका अपोज करेगा। जैसे ही करंट किसी भी जगह पे चलेगा तो ये उसका विरोध करने की कोशिश करेगा, उस करंट को रोकने की कोशिश करेगा। इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी डिवाइस की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, उसी को कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है ओम। हाँ, कुछ इस तरह से। ये V, ये I, क्योंकि ओम के नियम ने कहा था V और I दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का। और ये जो एंगल होता है ना, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? R को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे जैसे एक क्वेश्चन, ये V, ये I, और मुझे ये कुछ इस तरह से दे दिया, इस पे लिख दिया A, इस पे लिख दिया B, और मुझे कहेगा कि बताओ प्रतिरोध, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, A का या B का? तो आप देखोगे एंगल किसका ज्यादा है। मैंने कहा था एंगल ही प्रतिरोध होता है। एंगल A का छोटा है, B का ज्यादा है, तो इसका मतलब प्रतिरोध भी B का ही ज्यादा होगा। सिंपल। और आगे बढ़े, प्रतिरोधों का सीरीज और पैरेलल, समांतर। देखो तो एक साइड मैंने लिख दिया श्रेणी क्रम, बोले तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक साइड मैंने लिख दिया समांतर क्रम, बोले तो पैरेलल ग्रुपिंग या पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहली बात तो आती है सीरीज और पैरेलल में फर्क क्या होता है। जब भी कभी रजिस्टर इस तरह से कनेक्ट हो, एक, इसी के आगे दो, इसी के आगे तीन, और इनको एक बैटरी से मैंने लगा दिया, तो इसको कहते हैं सीरीज।
एक ही लाइन में, ये R1, ये R2 और ये R3, ये बैटरी हो गई अपने पास और ये अपने पास की हो गई। मुझे पता है बैटरी के प्लस से करंट बाहर की तरफ चलेगा और घूम के वापस इधर आ जाएगा। मैंने I मान लिया करंट। न्यूमेरिकल इसी के आते हैं सारे, थोड़ा इसको तरीके से आपको ध्यान रखना है। इधर आया मेरे पास ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध। इनके जो फर्स्ट पॉइंट थे, सभी के फर्स्ट पॉइंट, उसको किसी एक जगह पे लगा दिया और इन सभी के सेकंड पॉइंट किसी दूसरी जगह पे लगा दिए। इसको कहते हैं पैरेलल ग्रुपिंग, समांतर क्रम। समान अंतर नाम से भी समझ में आ गए। अब क्योंकि इनके डेरिवेशन के लिए याद क्या रखना है आपको, ये एक ही लाइन है सारी। अगर लाइन नहीं चेंज हो रही तो उसका मतलब इन सब में करंट भी चेंज नहीं होगा, आई रहेगा सब में सेम। अगर कोई तो 3 ओम है, इसमें कितने, सॉरी, इसमें आई की वैल्यू 3 एम्पियर है, इसमें कितनी होगी बताइए? तो कंफर्म है, अगर इसमें 3 थी तो इसमें भी 3 होगी, इसमें भी 3 ही होगी, पूरी जगह एक ही रहेगी। हाँ, अगर कोई कहे यहां इसके R1 के अंदर 3 एम्पियर था, R2 में कितना होगा, तो कोई जरूरी नहीं है 3 होगा, कंफर्म है चेंज होएगा। देखो तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, अपन ने कहा हर जगह पे आई सेम है। अगर आई सेम है इसका मतलब जो V है वो चेंज हो चुका, तो मैंने V1 V2 V3 लिख लिए। तो टोटल V 3 हिस्सों में टूट गया, V1 V2 V3, V चेंज है इसका मतलब। तो मैंने कह दिया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम ने क्या कहा था, V इज इक्वल टू IR, V1 इज इक्वल टू IR1। सर I1 R1 क्यों नहीं किया, I तो सेम है ना हर जगह, तो सबका I रहेगा, 1 2 3 नहीं होगा। V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। अगर मैं कहूं कि कुछ कैंसिल होगा तो किसको कैंसिल करें अपन, I हर जगह कैंसिल हो गया, ठीक है। और अगर I कैंसिल हो गया तो फिर R की वैल्यू कितनी बच गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जो R आएगा वो आएगा मैक्सिमम। समझ गए क्या किया मैंने कहा जब भी कभी प्रतिरोध, रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट हो कि सारों के एक एक पॉइंट आपस में टच हैं लेकिन दूसरे कहीं और है, तो इस तरह के ग्रुपिंग, इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज। और सीरीज के अंदर क्या होता है, क्योंकि लाइन सेम है तो इसका मतलब करंट भी सेम रहेगा, करंट सेम है तो फिर वोल्टेज ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका। अच्छा, तो जो चेंज हुआ उसको इक्वल कर दो। शुरू में जो V था वो 3 हिस्सों में टूट गया, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, V इज इक्वल टू IR, V1 इज इक्वल टू IR1, IR2, IR3, I कट गया, R वैल्यू आ गई। उधर देखो बेसिकली सब कुछ सेम सेम सा है। मैंने एज्यूम किया ये प्लस है ये माइनस है, यहां से करंट बाहर निकला I, यहां तक तो I ही था, लेकिन फिर क्योंकि इसको रास्ते मिल गए 3, अगर 3 रास्ते मिल गए तो ये है I1, ये है I2 और ये है I3। तो मैंने कहा जैसे यहां V 3 हिस्सों में टूटा था तो मैंने V इज इक्वल टू V1 V2 V3 किया था, यहां I टूट गया 3 हिस्सों में, तो मैंने लिख दिया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम ने कहा था V इज इक्वल टू IR, तो फिर I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो मैंने क्या किया, I को हटाया, I की जगह लिख दिया V अपॉन R। हाँ, V सेम आएगा कि चेंज होगा, I चेंज हो चुका ना, तो फिर V सेम आएगा, तो मैंने I की जगह यहां लिख दिया V डिवाइडेड बाई R। यहां I1 की जगह क्या लिखूं, सेम काम, V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3, जो सेम है उसको काट दो, इसका मतलब V से V कट गए और कटने के बाद अपने पास बच जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सिंपल हो गया। यहां जो R आएगा वो आएगा मिनिमम। इन पे एक एक न्यूमेरिकल बता देता हूं, बेसिकली वही न्यूमेरिकल घूम फिर के इधर उधर आता रहता है। देखो तो मानो सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन दिया गया उसके अंदर कुछ इस तरह से था,
ये 3 अपने पास रजिस्टर हैं, जरूरी नहीं है 3 ही हो, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और ये किसी बैटरी से कनेक्ट है। मानो 5 ओम, 3 ओम, 2 ओम, और ये 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बना कि बताओ इस सर्किट में, इस परिपथ के अंदर धारा कितनी होगी, करंट कितना होगा। सिंपल सी बात थी। करंट कैसे आता है? ओम्स लॉ क्या कहता था? V इज इक्वल टू आई आर। तो फिर I की वैल्यू कितनी आ गई? I की वैल्यू आ गई V अपॉन आर। V कितना है, R कितना है? V तो दिख रहा है बड़े आराम से, V तो था 100, और R कितना है? टोटल R देख लो, ये सीरीज में है या पैरेलल में है? ये तो श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, और सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 प्लस 3 प्लस 2, 10 बन गए। तो V अपॉन R, और ये बन जाएगा 10। 10 क्या? एम्पियर। हो सकता है वो मुझे ये कह दे कि इसके अंदर कितना आएगा करंट, बताइए। अगर वो 5 ओम में करंट पूछ ले, करंट इन 5 ओम, तो कैसे निकलेगा? कोई इश्यू नहीं है, I इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ I रहेगा ना, बिल्कुल I रहेगा। तो I की वैल्यू कितनी आएगी? V अपॉन आर या V अपॉन आर वन? मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखो यहां पे अगर ये I1 होता, ये I2 होता, और ये I3 होता, तो मैं कहता I इज इक्वल टू V अपॉन आर वन। लेकिन क्योंकि करंट तो हर जगह सेम है, तो फिर रेजिस्टेंस भी हर जगह सेम रखूंगा मैं, और ये V अपॉन आर ही आएगा। तो इसका मतलब पूरे सर्किट में पूछ ले तो भी यही आई आएगा, और अगर किसी एक में पूछ ले, चाहे 5 ओम में, चाहे 3 ओम में, चाहे 2 ओम में, तो भी यही आएगा, सीरीज में, श्रेणी क्रम में। अब आते हैं अपन समांतर क्रम में। या चलो इनके साथ साथ इनके वोल्टेज भी निकाल लेते हैं, फिर इसको वापस लाता हूं यहीं पे। देखो तो आगे क्वेश्चन नंबर 2, अगर मुझे ये कह दे कि V इन 5 ओम, 5 ओम में वोल्टेज कितना होगा, बताइए। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, V इन 3 ओम, 3 ओम में कितना होगा वोल्टेज। तो ओम्स लॉ क्या कहता था? ओम का नियम कहता था V इज इक्वल टू आई आर। हाँ, V सबका सेम नहीं होता। यहां जो फर्स्ट वैल्यू होती थी उसके लिए होता था V1, सेकंड के लिए होता था V2, और थर्ड के लिए होता है V3। तो फिर V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V1 की, सॉरी, V1 इज इक्वल टू आई R1। I कितना था? I अभी फाइंड आउट किया है मैंने, 10। R1 से मल्टीप्लाई कर दो, R1 बोले तो 5, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गए 50। चलो इस पे भी देख लेते हैं, V2 कितना आएगा? IR2, I कितना था अभी फाइंड आउट किया है मैंने, 10। R2 कितना है? R2 बोले तो 3, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गए 30 वोल्ट। और अगर कोई कह दे 2 ओम में वोल्टेज और बता दो, तो 2 ओम में भी निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू IR3। I कितना था? 10, और R कितना है? 2। ये टोटल बन जाएगा 20। ऐड करके देखो जरा, 50 प्लस 30 80 प्लस 20 100, टोटल कितना था? 100 था। इसका मतलब अपने आंसर सही है। एक बार इसको रिपीट कर लेना अगर परेशानी हो तो। ये देखो सेम क्वेश्चन वापस करता हूँ, बस पहले जो लगाया था वो सीरीज में था, पैरेलल में लगा देता हूँ। ये मेरा एक सर्किट है, परिपथ है, जिसके अंदर 3 प्रतिरोध मैंने लगा रखे हैं। सेम सा फॉलो करते हैं। मान लो ये 100 वोल्ट है, प्लस माइनस इधर से करंट जाना स्टार्ट होगा, यहाँ तक तो रहेगा सेम। इसकी वैल्यू थी इस बार 2 ओम, ये था 5 ओम, और ये था 3 ओम। सबसे पहले हमें क्या क्या पूछ सकता है? पहला पूछ सकता है टोटल आर कितना होगा, बताइए। दूसरा पूछ सकता है टोटल करंट कितना होगा, बताइए। टोटल वोल्टेज तो पूछेगा नहीं, टोटल वोल्टेज तो दिख ही रहा है मेरे को। उसके बाद
इन सभी के अंदर करंट कितना कितना जा रहा है, 3 अलग क्वेश्चन बनते हैं। चलो पहले ये दोनों देखते हैं। टोटल आर कितना होगा, तो क्योंकि तीनों की तीनों जुड़े हुए हैं समांतर क्रम, बोले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल में है तो ये सोल्व होते हैं 1 के अपॉन में, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 कितना है, 5 है क्या, R3, अच्छे से दिख नहीं रहा, R3 हो गया। 1/R1 R2 R3 तीनों को मैंने 1 के अपॉन में ऐड कर दिया। अब करना है इसको सोल्व। एक एलसीएम लिया जाए जिसके अंदर इन तीनों का डिवाइड भाग जा सके। कितने में जाता है इन तीनों का, 5 × 3 15, 15 में 2 का नहीं जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 30 में चला जाएगा। 2 का भेजो सबसे पहले 30 के अंदर, ये आ जाएगा 15। 3 का डिवाइड करो जरा, ये आएगा 10, और 5 का डिवाइड करो जरा, ये आएगा 6। ठीक है, अपॉन में आ गए 30, ऊपर कितना बचा 25 31। ओके, तो फिर 1/R की वैल्यू थी 31/30। R कितना बनेगा, उल्टा कर दो, 30/31। समझ गए क्या हुआ है अपने पास, क्योंकि उनको पहले अपन ने पहचाना देख के, वो सीरीज में तो है नहीं, कंफर्म है ये पैरेलल में ही है, ये समांतर क्रम में है। एक ही लाइन में होते तो सीरीज होती। अगर ये समांतर क्रम में है तो उसका मतलब मैंने 1 के अपॉन में लाके इन सबको कनेक्ट कर दिया, और 1 के अपॉन में लाके जैसे ही मैंने इनको कनेक्ट करके ऐड किया तो मैंने देखा इन सबका एलसीएम क्या आ सकता है, 30। इनका एलसीएम लघुत्तम ले लिया, 2 का डिवाइड दिया तो 15, 3 का दिया तो 10, और 5 का दिया तो 6। बन गए कितने ये, अच्छा सही चल रहा है क्या, 15 और 10 25 और 6 31, 31/30। उल्टा करूंगा तो 30/31 ओम आ गई आर की वैल्यू। उसके बाद आता है आई कितना होगा, आई इज इक्वल टू कितना था, V/R। V कितना है 100, और R कितना है भाई, R ये रहा 30, अपॉन में आ जाएगा, और 31 ऊपर आ जाएंगे। करो सोल्व, 0 से 0 गया, और ये बच गए 310 डिवाइडेड बाई 3। करो डिवाइड, कितना आ जाएगा 103.3, ऐसा ही कुछ आना चाहिए आई थिंक, एम्पियर। अब आते हैं अपन, सही है ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V/R। V दे रखा है, R मैंने फाइंड आउट किया, डिवाइड करके आंसर आ गए। अब इसी क्वेश्चन को इस साइड ले जाता हूँ, क्योंकि अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए कि 2 ओम जो था उसके अंदर करंट कितना है बताइए। यही सेम क्वेश्चन मेरे को वापस चाहिए, लेकिन इस बार मेरे पास जो 5 ओम है उसमें कितना करंट है वो पता करना था, और उसके बाद जो 3 ओम है उसमें कितना करंट है वो पता करना है। अब क्योंकि पैरेलल में सब में करंट अलग अलग होता है, तो मुझे क्या चाहिएगा, मुझे चाहिएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता था, V इज इक्वल टू, तो I की वैल्यू चाहिए मेरे को सबसे पहले यहां, तो I इज इक्वल टू V/R। हाँ, यहां पे क्योंकि इन सब के अंदर I अलग अलग आएगा, तो आप चाहो तो मार्क लगा सकते हो, ना चाहो तो सीधा भी काम चल रहा था। ये I1, ये I2 और ये I3। सबसे पहले मुझे कहा गया कि 2 ओम के अंदर निकालो, मतलब I1 निकालो, तो ये आ जाएगा I1। तो I1 इज इक्वल टू V/R1। V कितना है 100, R कितना है, R है 2, तो 100 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 50। फिर आया सेकंड, अगर कोई कहे 5 ओम के अंदर वैल्यू निकालो तो सेम बात, I इज इक्वल टू V/R। मुझे पता है I सेम हो नहीं सकता इसके अंदर, तो फिर कुछ इसी तरह से सोल्व करूंगा। V कितना था 100, R कितना है, R है अपने पास 5, 100 को 5 से डिवाइड करो 20। ओके, थर्ड 3 ओम के अंदर कितना आएगा, सेम बात, I इज इक्वल टू V/R। V था मेरे पास 100, और R कितना होगा भाई, R आएगा अपने पास 3, 100 डिवाइडेड बाई 3 33.3। अगर फिर से मैं चेक करना चाहूं मेरा क्रॉस में कि टोटल करंट सेम आया क्या, तो तीनों को ऐड कर दो,
I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि I ही तो 3 हिस्सों में बटा था। तो मैंने देखा 50 प्लस 20 प्लस 33, ये आ गया कितना 103.3। और वैसे कितनी वैल्यू आई थी, आई थिंक सेम ही थी ना भाई, 103.3। चलो ये हुआ अपने पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं देख लेता हूँ, अगर 1 घंटा हो गया तो स्पीड से इसको आगे कंप्लीट कर देता हूँ, नहीं हुआ तो थोड़ा सा इसको और समझते हैं। अभी अपने पास हुई है ओनली 30 मिनट, बस फिर तो बड़े आराम से समझा जा सकता है। एक बार सेम कंसेप्ट वापस से सुनो, 2 से 3 मिनट के अंदर आपको 2 तरह की चीजें मिली यहाँ पे। एक मिला सीरीज, 2 ले लेता हूँ 3 के बजाय, थोड़ा समझना आसान हो जाता है। और एक मिला पैरेलल, 1 2 3, चाहो तो और बढ़ा दो, ये लो 4। बैटरी से इनको भी जोड़ना पड़ेगा। देखो तो जब भी कभी ये R1 ये R2, टोटल R पूछे तो टोटल R कैसे निकलता है, सीरीज का निकलता है डायरेक्ट दोनों को जोड़ के। अगर इसकी वैल्यू 2 होती, इसकी 3 होती तो ये 5 आ जाते। इसमें अगर मेरे पास वैल्यू होती R1 R2 R3 R4, तो R कैसे निकलता, 1 के अपॉन में। एक बात, उसके बाद आता है सेकंड बात, टोटल करंट कैसे निकालो। तो टोटल करंट निकालने के लिए V अपॉन R, ये जो था ना प्लस माइनस यही V है, और R कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करने पे मैंने बनाया है वो आएगा। इधर देखा जाए कि सर यहाँ कितना करंट आया बताओ, तो यहाँ भी सेम ही बात है, V अपॉन R। V तो ये था ही, बैटरी पहले से लगी मिलेगी, और R कितना आया, इन चारों को 1 के अपॉन में ला ला के ऐड कर देना, ये R आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का। फिर आई नेक्स्ट बात कि इसके अंदर करंट कितना, इसके अंदर करंट कितना, सब में सेम आएगा, और वो यही है। हाँ, इसमें वोल्टेज कितना, इसमें वोल्टेज कितना, तो इसमें वोल्टेज आएगा V1, और V1 की वैल्यू होती है IR1। इसमें वोल्टेज आएगा V2, और V2 की वैल्यू होती है IR2। सिंपल। उधर चलूं और यहां मेरे को कोई कहे कि इनमें वोल्टेज कितने होंगे, तो इनमें यही वोल्टेज आएगा सेम, लेकिन इनमें करंट कितने कितने होंगे, तो इसमें कितना करंट आएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। इसमें कितना आएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। इसमें कितना आएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। इसका मतलब चेंज क्या हो रहा है, देखो यहां पे 1 की वजह से 1, यहां 2 की वजह से 2, यहां 3 की वजह से 3, और इसके अंदर अगर आपको करंट चाहिए तो ये आएगा V अपॉन R4। अब समझ गए दोनों के अंदर फर्क क्या आएगा, सेम लाइन है तो करंट सेम रहेगा और करंट की वैल्यू V अपॉन R, लेकिन यहाँ लाइनें अलग अलग हैं, इसका मतलब करंट अलग अलग आएगा, और वो आएगा V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3 V अपॉन R4, कुछ इस तरह से। रही बात इसके आगे की, तो एक न्यूमेरिकल आप ऐसा ही और सोल्व कर सकते हो, जैसे जैसे 10 ओम 30 ओम बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी की वैल्यू फिर से मैं 100 वोल्ट ले लेता हूं, जीरो से समझना, मान लो कुछ नहीं आता आपको फिलहाल। टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध कितना होगा, एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, इसका मतलब ये दोनों ऐड होंगे और ये बनेगा 40। टोटल करंट कितना आएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है 100, R कितना है, दोनों को ऐड कर दो 40, जो भी वैल्यू आती है वो निकल जाएगी, कितना बनेगा 2.5। अच्छा, कोई कहे कि V1 कितना आएगा बताइए, तो V इज इक्वल टू IR, लेकिन क्योंकि V1 की बात चल रही है तो IR1 आ जाएगा। और कोई कहे V2 कितना आएगा बताइए, तो V2 का मतलब क्या है, IR2। I कितना था, I था अपने पास 2.5, और R कितना है भाई, R है 30। आ गया आंसर, समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। चलो आज वाला जो वीडियो था इसको यहीं पे मैं रोकता हूँ, मेरे कुछ 2-3 कॉल आ रहे हैं, अगला वीडियो और इवनिंग तक एक और डालता हूँ, काफ़ी